नमस्कार। मैं एमसीएल से रवि कुमार गुप्ता आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। तो सभी को नमस्कार और गुड मॉर्निंग। आज की जो क्लास में हम जो बात करने वाले हैं, वो हम एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बात करेंगे बच्चों, कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है। पिछली क्लास में हमने प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में बहुत डिटेल में जाना था। अगर आपको कोई भी डाउट अगर वहाँ पे दिखता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हो और हमारे सपोर्टिव नंबर्स पे आप कॉल करके बता सकते हो। तो आज की जो क्लास रहने वाली है बच्चों वो एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर रहने वाली है। कौन-कौन से एमनियोटिक फ्लूइड पे क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। कौन-कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसका कलर क्या होता है, पीएच क्या होता है, कहाँ कितने एमएल होता है, कितने वीक्स पे कितना एमएल होता है, कौन-कौन कंट्रीब्यूशन करता है, सब उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है? तो आज आप हेडिंग डालेंगे सबसे पहले एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड कि सर एमनियोटिक फ्लूइड की परिभाषा क्या है? कि एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? देखो पहली बात तो ये सभी को पता होगा कि जिस फ्लूइड में बच्चा रहता है, फ़ीटस रहता है, उस फ्लूइड को हम कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। अगर मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ कि सर डायग्राम क्या हो सकता है? कि सर डायग्राम क्या हो सकता है? उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये तो सर हमारा बूम बना दिया सर आपने और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा प्लेसेंटा हो गया, ये हमारा फ़ीटस हो गया और यहाँ से जो निकल रही हैं ये आर्टरीज़ हैं, ये कौन-सी आर्टरी हैं बच्चों? अम्बिलिकल आर्टरी। ठीक है? अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करता हूँ कि सर ये तो हमारा प्लेसेंटा है, ये क्या है बच्चों? ये सर प्लेसेंटा बनाया आपने, ये हमारी अम्बिलिकल आर्टरी हैं और सर अम्बिलिकल आर्टरी कितनी होती हैं संख्या में? कि सर अम्बिलिकल जो आर्टरी होती हैं वो 2 अम्बिलिकल जो वेसल्स होती हैं, अम्बिलिकल वेसल लिखेंगे यहाँ पे, अम्बिलिकल वेसल्स ठीक है? 2 होती हैं, 2 आर्टरी होती हैं और क्या होती हैं? 1 वेन होती है एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी के टाइम की अगर आप बात करोगे तो 3 वेसल्स पाई जाती हैं, 2 आर्टरी होती हैं और 1 वेन होती है। मैंने सारा डिटेल उसके बारे में बता रखी है अम्बिलिकल कॉर्ड की, जो हमारे पिछले आप वहाँ पे जाके देख सकते हो फुल डिटेल में मैंने आपको बता रखा है कि कैसे-कैसे यहाँ पे डिसअपीयर होती है राइट, जो अम्बिलिकल आर्टरी है वो डिसअपीयर हो जाती है एट 20 वीक्स पे। तो आपको वहाँ पे पूरी डिटेल आपको जाके मिल जाएगी। ठीक है? अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर ये हमारा क्या है? सर ये तो हमारा फ़ीटस है। ठीक है? आगे बात समझ में? तो यहाँ पे जो मैं आपको ये व्हाइट-व्हाइट डॉट आपको बता रहा हूँ, ये क्या है सर? ये जो पानी भरा हुआ है इसके अंदर, ये जो लिक्विड भरा हुआ है, ये सॉल्यूशन जो है इसको हमने कहा सर एमनियोटिक कि सर क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड। क्या होता है बच्चों ये? कि सर ये तो है एमनियोटिक फ्लूइड। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? कि फ़ीटस जिसमें रहता है, जिस फ्लूइड के अंदर रहता है, उसको कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों आपको? बहुत बढ़िया। चलेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि इसका दूसरा नाम क्या होता है। देखो, सबसे पहली मैं आपसे बात करता हूँ, सारा कुछ हम पॉइंट वाइज़ लिखेंगे कि पॉइंट-पॉइंट में हम लिखते चलेंगे ताकि आपको याद करने में और समझने में आसानी हो जाए। ठीक है? तो एमनियोटिक फ्लूइड इज़ आल्सो कॉल्ड एज़ लिक्विड एमनाई। क्या होता है बच्चों? लिक्विड एमनाई के नाम से जाना जाता है। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन देखने को मिले कि लिक्विड एमनाई किसे कहते हैं, तो आपको एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में बताना है। आगे मेरी बात समझे? बहुत बढ़िया। कि सर अगर मैं इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करूँ, कि सर इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? कि सर इसकी स्पेसिफिक जो ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है बच्चों? 1.0082 1.010 क्या होती है बच्चों? 1.0082 1.010 क्या मेरी बात समझ में आई आपको? बहुत बढ़िया। अगर सर मैं इसकी पीएच की बात करूँ तो सर इसकी जो पीएच होती है 7 से 7.5 इसकी क्या होती है? पीएच होती है। अगर सर एक ही आंसर में हमें उत्तर देना हुआ तो हम कितना आंसर देंगे? कि सर 7.2 पीएच इसकी एग्ज़ैक्ट आंसर होता है। 7.2 पीएच इसकी एग्ज़ैक्ट आंसर होता है। कि सर ये कैसी हुई? एसिडिक हुई या एल्कलाइन हुई? तो आपको पता होगा कि ये स्लाइटली एल्कलाइन हुआ। क्या हुआ बच्चों? स्लाइटली एल्केलाइन हुआ या नहीं हुआ?
कि सर बिल्कुल हो गया, कि सर ये स्लाइटली जो एल्केलाइन है वो कैसे निकल के आया। ठीक है, काफ़ी बच्चों को पता नहीं है, हम बता देते हैं। एक हमारी पीएच स्केल होती है बच्चों, वो होती है 0 से लेके 14 तक। कितने होते हैं बच्चों उसके अंदर? 0 से लेके 14 तक संख्या होती है। बीच में हमारा क्या होता है कि सर बीच में हमारी 7 होती है। अगर आप मोटा-मोटा जानने की कोशिश करोगे, डिटेल में जानने की कोशिश नहीं करोगे, तो आपको ये समझना है कि 0 से 7 तक की जो चीज़ें आती हैं, अगर इतना पीएच आपको देखने को मिलता है, तो आपको एसिडिक की कंडीशन देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है बच्चों? एसिडिक कंडीशन आपको देखने को मिल जाती है। अगर मैं आपसे 7 से ऊपर की बात करता हूँ या 7 से 14 की हम बात करते हैं, तो आपको एल्केलाइन देखने को मिल जाता है। तो अभी ये कहाँ है बच्चों कि ये सर 7.2 है, इसका मतलब स्लाइटली थोड़ा-सा क्या है, एल्केलाइन हुआ है। और जैसे-जैसे आगे चलते जाओगे, वैसे-वैसे आपको क्या देखने को मिलेगा, एल्केलाइन और बढ़ता हुआ देखने को मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। सर इसकी कलर क्या होता है कि सर इसका कलर जो होता है, वो स्ट्रॉ कलर देखने को मिलता है। कि सर कैसा कलर होता है कि सर स्ट्रॉ कलर का देखने को मिलता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? इसके कुछ डिफरेंट कलर भी होते हैं, हम आगे बात करेंगे कि सर ग्रीनिश कलर कहाँ देखने को मिलता है, ठीक है? उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। सबसे पहला आपने लिखा कि इसकी पीएच के बारे में देखा, इसके कलर के बारे में देखा और इसके किसके बारे में देखा आपने? स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में देखा, ठीक है? अगला पॉइंट की हम बात करते हैं कि सर ऑस्मोलैलिटी क्या होती है? कि सर ऑस्मोलैलिटी कितनी होती है कि सर 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर देखी जाती है। कितनी देखी जाती है बच्चों? 250 मिली ऑस्मोल पर लीटर इसकी ऑस्मोलैलिटी देखी गई है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? चलिए, कि सर इसमें एक पॉइंट होता है, इसमें जो एक पॉइंट है उसको लिखेंगे कि सर रेट ऑफ टर्नओवर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज 500 सीसी या एमएल पर डे। कितना होता है? देखो 500 सीसी बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो, एमएल बोल सकते हो, लेकिन पर डे की बात यहाँ पे करी गई है। आगे वास्तव में सीसी बराबर क्या होता है? एमएल ही होता है। अगर आप 1 एमएल कहोगे तो 1 सीसी हो जाता है। ये एग्जाम के अंदर पूछा गया था, एक एब्रिविएशन के रूप में पूछा गया था कि सर 500 सीसी आंसर दोगे या फिर सीसी बराबर क्या होता है? बहुत 2-3 एग्जाम्स के अंदर ये पूछा गया है। इंपॉर्टेंट सवाल है कि सीसी बराबर एमएल ही होता है। सीसी का मतलब भी क्या होता है बच्चों? एमएल ही देखने को मिलता है। आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने आपको क्या बताया कि सर रेट ऑफ टर्नओवर क्या होती है, कि फ्लूइड आपने देखा कि सर आपने क्या देखा कि जो पर डे का टर्नओवर होता है, जैसे आपने देखा होगा कि हमारा 1 साल का बिज़नेस में इतना टर्नओवर होता है, 10 लाख का टर्नओवर है, 20 लाख का टर्नओवर है, वैसे ही यहाँ पे पर डे का टर्नओवर कितना होता है? 500 सीसी का होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट लिखेंगे, एमनियोटिक एमनियोटिक फ्लूइड इज सर्कुलेटेड लिखेंगे, सर्क्यूलेटेड इन एवरी 3 आवर्स। कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो सर्कुलेट कितने घंटे में होता है बच्चों? 3 घंटे के अंदर होता है। बहुत बढ़िया। कि सर इसके वॉल्यूम की हम बात करते हैं कि सर वॉल्यूम कितना हो जाता है, ठीक है? सबसे पहली जो बात करूंगा मैं आपसे एट 12 वीक्स की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? सर 12 वीक्स पे कितना एमएल देखने को मिलता है कि सर 12 वीक्स पे आपको 15 एमएल देखने को मिल जाता है। कितना मिलता है बच्चों? 12 वीक्स पे 50 एमएल देखने को मिल जाता है। 50 एमएल आपको 12 वीक्स पे देखने को मिलता है। आगे बात समझ में, अगर मैं आपसे बात करूं कि मैक्सिमम लेवल ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड इज सीन इन बिटवीन 36 to 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी।
आई बात समझ में कि मैक्सिमम एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ देखने को मिलता है, कौन सी कंडीशन, कौन से वीक में अंदर देखने को मिलता है, तो आपको बता देना है कि सर 36 से 38 वीक की प्रेगनेंसी के अंदर आपको मैक्सिमम लेवल इसका देखने को मिल जाता है। आगे बात समझ में कि सर यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं बच्चों की, आपने देखा कि 50 ml कहाँ देखने को मिल रहा है आपको 12 वीक्स पे, जब बच्चा 3 महीने का होता है या फिर 3 महीने की जो प्रेगनेंसी होती है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आपको 12 वीक पे कितना ml देखने को मिलता है, 50 ml का आपको देखने को मिल जाता है। और एट टर्म की बात करते हैं, मतलब 36 टू 38 वीक्स की हम बात करते हैं, तो वहां पे आपको कितना देखने को मिलता है बच्चों, कितना देखने को मिलता है, मैक्सिमम लेवल होता है। और कितना हो जाता है, अगर मैक्सिमम की बात करें तो कितना होता है कि सर 1 लीटर हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों, 1 लीटर हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि ये जैसे ही 38 वीक्स के बाद आता है तो ये कम होता चला जाता है। अगर मैं आपसे बात करूं, बट आफ्टर 38 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इट द amniotic fluid will be डिक्रीज। इसका मतलब है डिक्रीज। क्या हुआ बच्चों कि ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और डिक्रीज कितना हो जाता है कि एट 40 वीक्स पे ये कितना हो जाता है बच्चों, लगभग 800 ml रह जाता है। कितना रह जाता है कि सर 800 ml की कंडीशन में रह जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? मैंने आपको क्या बताया कि सर पहले तो हमारा क्या है कि 12 वीक्स पे कितना देखने को मिल रहा है, जैसे 12 वीक्स पे आपको 50 ml देखने को मिल रहा है। अगर मैं आपसे बात करूँ 36 और 38 के बीच में कितना देखने को मिलेगा, आपसे पूछा जाएगा कि 37 वीक्स की प्रेगनेंसी के अंदर कितना एमनियोटिक फ्लूइड बनता है या कितना ml देखने को मिलता है, तो आपको बता देना है 1 लीटर के आसपास या 1000 ml के आसपास देखने को मिलता है। और 40 वीक्स पे कितना हो जाता है, तो 800 ml रह जाता है। अगर मैं आपसे इसकी बात करता हूँ कि सर एट 42 वीक्स पे, तो और भी लगभग 600 से 700 ml आपको फ्लूइड देखने को मिल जाएगा, मतलब कि डिक्रीज होता चला जाता है। आ गई मेरी बात समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए यहाँ तक की बात समझ में आई सभी को कि सर इसका मतलब क्या है कि सर दो चीजें होती हैं। अगर इस फ्लूइड का लेवल मान लो, अगर इस फ्लूइड का लेवल कितना रह जाए, एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल ऐसे लिखेंगे, इफ इफ एमनियोटिक फ्लूइड लेवल कितना रह जाता है, अगर लेस देन 200 ml रह जाता है या फिर 2000 से ज्यादा हो जाता है, या तो कह सकते हैं हम कि सर 200 से कम रह गया या 2000 से ज्यादा हो गया। तो अगर 200 से कम रह जाता है तो उस कंडीशन को कहते हैं ओलिगो हाइड्रोमिनियोस। क्या कहते हैं, ओलिगो हाइड्रोमिनियोस कहा जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई सभी को कि सर अगर 200 से ज्यादा हो जाता है, 2000 से ज्यादा हो जाता है, तो उसको कहते हैं पॉली हाइड्रोमिनियोस। क्या मेरी बात आपको सबको समझ में आई कि सर पॉलीहाइड्रोमिनियोस किसे कहा और ओलिगोहाइड्रोमिनियोस हमने किसे कहा? क्या आपको मेरी बात समझ में आई बच्चों कि सर पॉलीहाइड्रोमिनियोस हमने किसे कहा और ओलिगोहाइड्रोमिनियोस हमने किसे कहा? आगे बात समझ में? चलिए कि सर 200 से कम हो जाना ओलिगोहाइड्रोमिनियस कहलाता है। ओलिगो का मतलब होता है कम हो जाना। अगर मैं ओलिगो की बात कर रहा हूँ, ओलिगो का मतलब होता है कम, और पॉली का मतलब होता है ज्यादा। पॉली का मतलब होता है बच्चों ज्यादा, और ओलिगो का मतलब होता है कम। क्या मेरी बात समझ में आई अब सभी को? बहुत बढ़िया। चलेंगे थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर सोर्स क्या होता है, हेडिंग डालेंगे सारे बच्चे, सर सोर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। यहाँ पे हेडिंग डालेंगे कि सर सोर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो सकता है, कि सर सोर्स कहाँ से होता है, कि बच्चे का यूरिन होता है या मेटल प्लाज्मा होता है,
सारी चीजों के बारे में हम बात करें। सबसे पहला जो पॉइंट होता है, देखो दो कंडीशंस यहाँ पे बनती हैं। तो दो कंडीशंस कौन कौन सी बनती हैं? सबसे पहली जो कंडीशन बनती है बच्चों, वो कौन सा होता है कि सर या तो मदर की हो सकती है, या तो कंडीशन मदर वाली हो सकती है, या फीटस वाली हो सकती है। क्या हो सकती है बच्चों? या तो फीटस हो सकता है, सोर्स, या फिर मदर हो सकती है। अब कैसे कैसे होती है देखते हैं। सबसे पहली मैं आपसे बात करूं कि इन अर्ली वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी मेन कंट्रीब्यूटर इज मदर। मेन कंट्रीब्यूटर कौन हुआ? कि भैया मदर हुआ। कौन हुआ बच्चों? कि भैया अर्ली वीक्स की बात कर रहे हैं। कि अर्ली वीक्स का मतलब क्या है? कि 12 वीक के आसपास की बात कर रहे हैं, 12 वीक से पहले की बात कर रहे हैं, बाद की बात हम नहीं करेंगे। क्योंकि 12 वीक्स पे क्या हो जाता है कि फीटस का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, फीटस का बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कैसी बात कर रहे हैं कि बच्चों अर्ली वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में मेन कॉन्ट्रीब्यूटर होता है मदर। ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर लेटर बॉर्न प्रेगनेंसी में, कि सर हम किसकी बात कर रहे हैं, कि सर लेटर प्रेगनेंसी में क्या कौन होता है? लेटर प्रेगनेंसी, इन लेटर प्रेगनेंसी, या फिर हम वीक्स की बात कर रहे हैं कि लेटर प्रेगनेंसी जो वीक्स होते हैं, मेन कंट्रीब्यूटर होता है इस फीटस। कौन होता है बच्चों? मेन जो हम लेटर प्रेगनेंसी की बात करें तो यहाँ पे मेन कंट्रीब्यूट होता है फीटस। क्या मेरी बात समझ में आई आप सभी को? मैंने आपको दो कंडीशंस बताई कि सर सोर्स की बात कर रहे हैं, सोर्स में दोनों हो सकता है। दोनों कौन कौन से हो सकते हैं बच्चों? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सर मदर भी हो सकती है, फीटस भी हो सकता है। अगर हम मदर की बात करें तो वो पहले काम करती है, पहले किसको बनाती है? एमनियोटिक फ्लूइड को बनाती है। उसके बाद पीछे कौन हो जाता है? बच्चा जैसे बड़ा होता है तो वो खुद का एमनियोटिक फ्लूइड बनाना स्टार्ट कर देता है। आपको मेरी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया, चलेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपको जो क्वेश्चन अगर दे दिया जाए कि द मेन कंट्रीब्यूटर, तो क्वेश्चन लिखेंगे द मेन कंट्रीब्यूटर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोटिक फ्लूइड इन प्रेगनेंसी, तो आप क्या आंसर करोगे? बताओ फटाफट से। क्या आंसर आप करने वाले हो? अगर आपको ये क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन के अंदर आता है, एज इट इज आपको देखने को मिलता है, तो आप क्या आंसर यहाँ पे करने वाले हो? बताएंगे? तो भैया यहाँ पे जो चीज़ होती है, यहाँ पे आपको फीटस के बारे में ही बताना है, मदर के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है। क्योंकि जो मदर होती है वो थोड़ा ही कंट्रीब्यूट करती है, वो बहुत ज़्यादा एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं करती है अपना। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन करता है बच्चों? तो यहाँ पे करता है फीटस। तो आपको बता देना है कि मेन कंट्रीब्यूटर जो होता है वो कौन होता है? फीटस होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लेना, अच्छे से लिख लेना इसको। कि सर अगर मैं आपसे बात करूं कि सर एक तरफ तो लिखेंगे वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, और एक लिखेंगे मेजर कंट्रीब्यूशन। क्या लिखेंगे? एक तरफ लिखेंगे मेजर कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, और वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी मतलब कितने वीक्स पे कौन कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। तो सबसे पहली जो बात यहाँ पे लिखने जाएंगे हम, सबसे पहली जो बात लिखेंगे वो क्या लिखेंगे कि एट लेस देन 12 वीक्स, एट लेस देन 12 वीक्स की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे सर मैंने आपको बताया था कि अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर मदर काम करती है। तो मदर जो बनाती है वो कौन बनाता है? मदर का मैटरनल प्लाज्मा क्या करता है? वहां पे हेल्प करने की कोशिश करता है। क्या करता है? लिखेंगे यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ मैटरनल प्लाज्मा। अल्ट्रा फिल्ट्रेट ऑफ मैटरनल प्लाज्मा क्या करता है बच्चों? यहाँ पे मेन कंट्रीब्यूटर होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि 12 वीक से पहले मदर का अल्ट्रा फिल्ट्रेशन काम करता है। आगे बात सुन में कि सर ये तो हमारा लॉक कर देते हैं।
ठीक है। अगर मैं आपसे सेकंड नंबर की बात करूं कि सर सेकंड नंबर की हम बात करते हैं कि सर एट, या फिर हम बात कह सकते हैं कि सर 12 से 20 वीक के अंदर कौन काम करता है, कि सर 12 से 20 वीक के अंदर कौन काम करता है, तो भैया यहाँ पे कौन करती हैं, डिफ्यूजन फ्रॉम फीटल, डिफ्यूजन फ्रॉम फीटल स्किन। कि यहाँ पे कौन बनाती है बच्चों, फीटल स्किन बनाती है। फीटल की जो स्किन होती है, फीटस की जो स्किन होती है, वो यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड बनाने का काम करती है। अब कैसे बनाती है मैं आपको आगे बताऊंगा कि सर 12 से 20 वीक के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है कि सर फीटल की स्किन जो है वो एमनियोटिक फ्लूइड बनाने का काम करती है। ये बहुत अचंभे की बात आपके लिए होगी, नए बच्चों के लिए अचंभे की बात होगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही है कि 12 लेस देन 12 वीक्स पे कौन बनाता है बच्चों, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ द मेटल प्लाज्मा। और लेस देन 12 से 20 वीक के अंदर कौन बनाता है, तो आपको बताना है कि फीटल स्किन बनाती है। ठीक है। नंबर हम तीसरे की बात करते हैं कि सर तीसरा क्या हो सकता है। सर तीसरा जो है वो कौन है कि मोर देन 20 वीक्स, मतलब कि टिल प्रेगनेंसी की, टिल प्रेगनेंसी की बात करते हैं तो मेजर जो यूरिन होता है वो फीटस यूरिन बनाता है। क्या बनाता है बच्चों, फीटस का जो यूरिन होता है, फीटस जो यूरिन पास करता है और वो क्या करता है, उसी को वहीं पे छोड़ता है, उसी को स्वेलो करता है, उसी को छोड़ता है, फिर स्वेलो करता है। आगे मेरी बात समझ में। तो यहाँ पे जो बात आपको समझ में आई है बच्चों, उसका क्या कंडीशन है, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाली है। इसको समझ लेना ध्यान से, इसको लिख लेना अच्छे से। यहाँ पे जो हमने बात करी है बच्चों, किसकी बात करी है, कि वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी की बात करी है कि सर एट 12 वीक से लेस देन आपको कौन देखने को मिलेगा, मेटरनल प्लाज्मा देखने को मिलेगी। 12 से 20 वीक पे कौन बनाता है, डिफ्यूजन ऑफ द फीटल स्किन, फीटल स्किन से वहां से क्या निकलता है, फ्लूइड निकलता रहता है। और जो फ्लूइड होता है बच्चों, वो क्यों निकलता है, क्योंकि जो बच्चे की जो स्किन होती है 20 वीक तक वो कैसी होती है, अनकॉर्निफिकेटेड होती है। अनकॉर्निफिकेटेड का मतलब होता है लूज होती है, हम कह सकते हैं एक तरह की लूज स्किन होती है। तो लूज स्किन होने की वजह से वहां से फ्लूइड निकलता रहता है। तो उस कंडीशन को हम कह सकते हैं कि सर ये फीटल स्किन 12 से 20 वीक तक क्या बनाती है, एमनियोटिक फ्लूइड बनाने का काम करती है। और सर जैसे ही 20 वीक से 21वां वीक जाता है तो फीटल क्या करता है, यूरिन करना स्टार्ट कर देता है। जब यूरिन करना स्टार्ट कर देगा तो यूरिन तो कहाँ छोड़ेगा, वो उसी कैविटी के अंदर छोड़ेगा, एमनियोटिक कैविटी के अंदर छोड़ेगा। और जब एमनियोटिक कैविटी के अंदर छोड़ेगा तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, कि सर बिल्कुल बढ़ेगा। और उसी को वो क्या करता है, स्वेलो करता है, उसी को वो पीता है, उसी को निकालता है, उसी को पीता है और उसी को निकालता है। क्या मेरी बात समझ में आई। और इस चीज को निकालना, निकालना और यूरिन करना, पीना और निकालना, इस जो टर्नओवर होता है उसको 500 ml कहते हैं। उसका कितना टर्नओवर होता है बच्चों, उसका होता है 500 ml। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। सर अब एक नोट लिखेंगे, एक नोट लिखेंगे, 2000 के नोट तो बंद हो चुके हैं, तो आप 500 का लिख लीजिए यहाँ पे नोट। अगर मैं नोट की आपसे बात करूं कि सर नोट क्या हो सकता है, देखेंगे, लिखेंगे कॉर्निफिकेशन, कॉर्निफिकेशन ऑफ स्किन। कॉर्निफिकेशन ऑफ स्किन का मतलब होता है कि स्किन का टाइट हो जाना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टाइटनेस, यहाँ पे आप लिख दो टाइटनेस। क्या होती है कॉर्निफिकेशन का मतलब, टाइटनेस हो जाना। तो कॉर्निफिकेशन ऑफ स्किन, स्किन का कॉर्निफिकेशन हुआ, अकर्स एट आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। जब 20 वीक्स के बाद होगा तो सो आफ्टर क्या करेगा, सो आफ्टर 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी fetal skin does not produce amniotic fluid। क्या मेरी बात समझ में आई, मैंने अभी आपको जो बताई है बातें वही मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे लिखा है कि पहले जो स्किन होती है वो अनकॉर्निफिकेटेड होती है, उसके बाद उसका कॉर्निफिकेशन स्टार्ट हो जाता है। जब कॉर्निफिकेशन स्टार्ट हो जाता है तो वो क्या करती है, वहां से एमनियोटिक फ्लूइड बनाना बंद कर देती है। और उसके बाद कौन करता है बच्चों, तो आपको बताना है कि सर फीटल का यूरिन जिम्मेदार होता है आफ्टर द 20 वीक्स। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर कौन होता है असली जिम्मेदार, तो आपको बताना है फीटस होता है। और अगर फीटस के अंदर भी पूछा जाता है तो फीटल यूरिन की तरफ जाना है, क्योंकि मेन कंट्रीब्यूटर आप समझना है ध्यान से
कि सर ये तो 20 वीक से लेके 40 वीक तक या 38 वीक तक क्या करता है, यूरिन का एमनियोटिक फ्लूइड बनाने का काम करता है। तो इतना इसका तो कितना कार्यकाल हो गया सर, 18 या 20 वीक्स का कार्यकाल हो गया कि सर ये 18 वीक्स या 20 वीक तक क्या बनाएगा, हमारा एमनियोटिक फ्लूइड बनाने का काम करेगा। अगर मैं बात करूं कि सर इसमें तो 12 से 20 वीक दिया हुआ है, तो 12 से 20 वीक में अंदर कितना आया कि सर ये तो 8 वीक का ही काम करेगा। अब भैया 8 वीक ज्यादा होते हैं, 12 ज्यादा होते हैं, 18 ज्यादा होते हैं, तो आपको 18 ही आप सभी को बताया कि 18 ज्यादा होता है, तो आपको हमेशा ही आंसर क्या करना है, फीटल यूरिन करना है। अगर फीटल यूरिन नहीं दिया गया तो फीटस बताना है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? बहुत बढ़िया। चलेंगे। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि मेजर कंट्रीब्यूटर कौन होता है, देखो लिख लो इस क्वेश्चन को कि मेजर कंट्रीब्यूटर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इज कौन होता है, तो आपको क्वेश्चन में अगर आंसर दिया हुआ है सपोज दैट कि फीटल यूरिन, फीटल स्किन, नंबर 3 मैटरनल प्लाज्मा, या नन। क्या आंसर आप टिक करने वाले हो कि भैया यहाँ पे तो सर इसका कार्यकाल होता है 18 वीक्स का, इसका कार्यकाल होता है 8 वीक का, इसका कार्यकाल होता है 12 वीक का। तो मेजर कंट्रीब्यूटर कौन हुआ बच्चों, सबसे ज्यादा दान कौन कर रहा है, कि सबसे ज्यादा दान सर फीटल यूरिन कर रहा है, तो हम यूरिन की तरफ ही जाएंगे। किसकी तरफ जाएंगे, यही चीज समझाने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे ए आंसर जिसका भी है वो करेक्ट है। चलिए अब हम चलते हैं कि सर एक पॉइंट और लिखेंगे कि सर एमनियोटिक फ्लूइड kept in balance, kept in balance and fetus not only produce amniotic fluid but it also swallowed, swallows, क्या करता है, मैंने आपको अभी बात बताई है कि ये क्या करता है कि बैलेंस को बनाने के लिए, एमनियोटिक फ्लूइड को बैलेंस को रखने के लिए, ऐसे तो भैया यूरिन करता जाएगा, तो एकदम बहुत ज्यादा हो जाएगा यूरिन। अगर हम बात करें कि किसकी किसकी बात करें कि सर आपने क्या कहा कि सर ये क्या काम करता है, कि अगर सपोज दैट फीटस ने यूरिन किया और फीटस का यूरिन कहाँ हो गया, कि सर फीटस ने यूरिन किया, यूरिन करके वो एमनियोटिक कैविटी या एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर भर गया, कि सर वापस किया वापस भर गया, वापस किया वापस भर गया, वापस किया वापस भर गया, तो इसका लेवल तो बहुत ज्यादा देखने को मिल जाएगा सर, है ना। लेकिन क्या काम करता है भैया, यही अपने यूरिन को पीता भी है, कि यही अपने यूरिन को पीता भी है, कि ये करता है और पीता है, करता है और पीता है। आगे बात समझ में, तो यही लाइन मैंने ऊपर लिखी है कि ये क्या करता है, यूरिन करता है और उसको पी लेता है, इसलिए क्या होता है, इसका जो बैलेंस होता है वो मेंटेन रहता है लेस देन 1 लीटर। आगे बात समझ में, अगर इसका लीटर, अगर भैया क्या हो जाए, अब दो कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, दो कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ, समझना ध्यान से, कि अगर दो कंडीशंस होती है, एक तो होता है फीटस वन, एक तो होता है बच्चों, एक हमने लिया फीटस ए फीटस लिया, एक फीटस बी लिया। क्या लिया बच्चों, फीटस बी लिया। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर यहाँ पे फीटस क्या करता है, कि प्रॉब्लम अगर किडनी के अंदर हो गई, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम इन किडनी, अगर फीटस की किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगर बच्चे की किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो क्या होगा, कि सर क्या होगा, रीनल एजेनेसिस की कंडीशन हो जाएगी, कि सर रीनल एजेनेसिस की कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर क्या होगा कि सर यूरिन कम बनेगा, कि सर यूरिन लेस बनेगा, और जब यूरिन लेस बनेगा तो क्या होगा, एमनियोटिक फ्लूइड भी आपको क्या देखने को मिलेगा, लेस देखने को मिलेगा, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं ओलिगो हाइड्रोमिनियोस। क्या कहते हैं बच्चों, इसी कंडीशन को हम कहते हैं ओलिगो हाइड्रोमिनियोस। क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? अगर फीटस बी के अंदर क्या हुआ कि सर स्वेलोइंग डिफेक्ट हो गया, कि बच्चा निगल नहीं सकता, बच्चे को निगलने में प्रॉब्लम हो रही है,
कि swallowing प्रॉब्लम है, क्या है कि बच्चे को सर swallowing प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या हुआ कि सर यहाँ पे तो ईसोफेगल अट्रेसिया हो गया, स्वेलिंग डिफेक्ट के अंदर क्या हो जाएगा, जो उसकी ईसोफेगस है क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी, एट्रेसिया उसके अंदर देखने को मिलेगा, श्रिंकेज उसके अंदर देखने को मिलेगा। तो उसको बोलते हैं ईसोफेगस ईसोफेजियल एट्रेसिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, ईसोफेगल एट्रेसिया देखने को मिलेगा। इसको लिखेंगे तरीके से, एट्रेसिया यहाँ पे हो गया। अब जब ईसोफेगल एट्रेसिया हो गया तो यूरिन तो करे जा रहा है, इसका मतलब किडनी तो कुछ की खराब नहीं है। ये एक फीटस है जिसकी क्या है, किडनी खराब है, तो यूरिन नहीं आएगा, यूरिन नहीं आएगा तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो जाएगा, जब कम होगा तो उसको ओलिगोहाइड्रोमिनियास बोलेंगे। अगर एक बंदा है जो क्या काम कर रहा है कि भैया क्या कर रहा है, वो उसके अंदर स्वेलिंग डिफेक्ट है लेकिन किडनी उसकी सही है, तो किडनी क्या करेगी भैया, यूरिन को बनाई जाएगी, और जब निकल नहीं पाएगा तो इसका एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो जाएगा कि सर एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल क्या हो जाएगा, लेवल क्या हो जाएगा कि सर बढ़ जाएगा, और जब बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, उसको कहते हैं हम पॉलीहाइड्रोमिनियोस। तो क्या कहा बच्चों हमने, पॉलीहाइड्रोमिनियोस हमने उसको कह दिया। क्या मेरी बात आपको दोनों के दोनों समझ में आई कि सर आपने बताया कि सर एक बंदा है जो क्या काम कर रहा है कि सर फीटस है, कि सर एक तो क्या है हमारा कि सर फीटस है और वो यूरिन पास कर रहा है, और यूरिन क्या कर रहा है, यूरिन को एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर दे रहा है। कहाँ दे रहा है कि सर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर भेज रहा है। तब सर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर भेज रहा है और इसी यूरिन को वो क्या करता है, इसी एमनियोटिक फ्लूइड को क्या कर रहा है, वो स्वेलो कर रहा है। तो ये जो साइकिल है ना बच्चों, ये जो साइकिल है, ये जो साइकिल है ये चलती ही रहेगी। अगर इसमें से अगर सपोज दैट अगर इसको स्वेलो करने में दिक्कत आ रही हो, अगर प्रॉब्लम यहाँ आ गई कि उसको निगलने में कोई दिक्कत आ रही है, तो निगलने की वजह से ये जो इसका लेवल होगा, इसका लेवल जो होगा वो इंक्रीज होएगा, होएगा नहीं होएगा कि सर बिल्कुल हो जाएगा। जब इसका इंक्रीज हो जाएगा तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल भी बढ़ जाएगा, तो बढ़ेगा तो उसको कह दिया हमने पॉलीहाइड्रोमिनियस। कहा नहीं कहा कि सर बिल्कुल कहा। एक कंडीशन कौन सी आई कि सर, एक कंडीशन आई कि सर फीटल का यूरिन ही नहीं कर रहा है, कि फीटस के यूरिन करने में कोई दिक्कत आ गई, इसका मतलब इसकी किडनी खराब हो गई है, उसकी किडनी खराब हो गई है, जिससे क्या नहीं बना रही है वो फिटस, यूरिन नहीं बना रही है। तो भैया जब यूरिन ही नहीं बनेगा तो क्या स्वेलो करेगा, वो एमनियोटिक फ्लूइड जो बचा कुचा है उसको ही स्वेलो करेगा। अब जब स्वेलो करेगा तो यहाँ पे यूरिन की कमी आएगी, तो एमनियोटिक फ्लूइड की कमी भी आएगी, कि सर भैया एमनियोटिक फ्लूइड की कमी आ जाएगी, तो उसको हमने बोला ओलिगोहाइड्रोमियोस। बोला ही नहीं बोला, बस इतनी सी ही बात मैंने आपको यहाँ की कंडीशन में बताई है। क्या मेरी बात आपको सबको समझ में आई? बहुत बढ़िया। चलेंगे एक क्वेश्चन लिखेंगे कि फीटल swallowing movement स्टार्ट फ्रॉम, कब से स्टार्ट करता है, तो आपको आंसर देना है 10 to 12 वीक्स। कि सर फीटस के जो मूवमेंट होते हैं, स्वेलिंग मूवमेंट्स होते हैं, वो कब से स्टार्ट होते हैं, तो आपको बता देना है कि सर स्वेलिंग जो मूवमेंट होते हैं वो 10 से 12 वीक पे क्या हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर फीटस स्वेलोस 200 से 250 ml एमनियोटिक फ्लूइड पर डे क्या करता है, स्वेलो करता है। कितना करता है बच्चों, 200 से 250 ml क्या करता है, एमनियोटिक फ्लूइड को स्वेलो करने की कोशिश करता है, या स्वेलो करता है। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर दे देना है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई बच्चों? बहुत बढ़िया। अब बात करेंगे सर, हम कलर के ऊपर बात करेंगे कि सर कलर, ये डिफरेंस डिफरेंस कैसे कलर देखे जाते हैं। तो सबसे पहली जो बात करते हैं कि सर नॉर्मल कलर क्या होता है, कि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल कलर क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड का। मैंने ए एफ लिख दिया है एमनियोटिक फ्लूइड को शॉर्ट के अंदर, ठीक है। एमनियोटिक फ्लूइड का मैंने अभी आपको बताया है कि सर स्ट्रॉ कलर का होता है। कितना, कैसे कलर का होता है बच्चों, स्ट्रॉ कलर का आपको देखने को मिलता है एमनियोटिक फ्लूइड। जब स्ट्रॉ कलर का एमनियोटिक फ्लूइड आपको देखने को मिलता है, या फिर हम कह सकते हैं कि सर कलरलेस होता है, इसका कोई कलर
नहीं होता है। क्या बात कह सकते हैं? दोनों बात कह सकते हैं कि सर एबनॉर्मलिटीज कहाँ देखने को मिलती हैं। तो लिखेंगे एबनॉर्मल कलर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड के एबनॉर्मल कलर कैसे कैसे हो सकते हैं? सबसे पहली जो हम बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, देखेंगे कि सर हम बात करते हैं सबसे पहली ग्रीन कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। कि सर ग्रीन कलर का जो एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलेगा वो कहाँ देखने को मिलेगा? कि सर फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में देखने को मिलेगा। कि सर फीटल डिस्ट्रेस के अंदर ऐसा क्या होता है, कि सर इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि सर ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है। कि देखो, जब भी डिस्ट्रेस की कंडीशन में बच्चा होता है तो बच्चे से अपना जो एनल कंट्रोल है वो नहीं हो पाता है। जब भी फीटस को सांस लेने में कोई तकलीफ होती है, डिस्ट्रेस की कंडीशन में आता है, तो वो अपना स्टूल पास कर देता है। वो क्या करता है, अपना डर के वजह से स्टूल क्या कर देता है बच्चों, पास कर देता है। और जो फर्स्ट स्टूल होता है उसका, उसको कहते हैं मिकोनियम। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? कि सर आपने क्या बताया कि सर ग्रीन कलर का यहाँ पे बताया एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है, कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है? कि सर फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में देखने को मिलता है। अब जब भी भैया फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में बच्चा होता है तो वो अपना स्टूल पास करता है। और स्टूल पास करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं, या फिर हम फर्स्ट जो स्टूल होता है बच्चे का, वो कैसा होता है? मिकोनियम कहते हैं। और कैसे कलर का होता है? कि सर ये ग्रीन कलर का होता है। इसलिए हमारा जो कलर है एमनियोटिक फ्लूइड का, वो कैसा हो जाता है? कैसा हो जाता है बच्चों? ग्रीन कलर का हो जाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? देखो, कोई भी आदमी हो, अगर उसको डर लगेगा तो वो अपना स्टूल पैंट में ही कर देगा या फिर यूरिन कर देगा। उसी कंडीशन के अंदर आधारित है ये कंडीशन। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर ये दूसरी कंडीशन और कौन कौन सी हो सकती है, कि सर ये बीच प्रेजेंटेशन के अंदर भी देखने को मिल सकता है। दो कंडीशंस है, दोनों कंडीशंस के अंदर क्या देखने को मिल सकता है? ग्रीन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिल सकता है। नंबर तीसरी बात, दूसरी बात हम करते हैं कि सर गोल्डन येलो कलर का जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो कहाँ देखने को मिलता है? कि सर ये जो है ना, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जितने भी सवाल मैंने आपको बताए हैं कलर से रिलेटेड रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं। ये क्वेश्चंस अंदर पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। गोल्डन जो कलर होता है ना बच्चों, वो कहाँ देखने को मिलता है? सबसे पहली मैं आपसे बात करूं कि जो गोल्डन कलर होता है वो आपको RH इनकम्पैटिबिलिटी, RH इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर सवाल आता है तो आपको क्या करना है कि सर RH इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड आपको देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर RH इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर क्या होता है, तो हमेशा जो होती है इसके अंदर जो मदर होती है वो नेगेटिव होती है बच्चों। हमेशा मदर क्या होती है? मदर जो होती है वो नेगेटिव नेचर की होती है। और जो फीटस होता है वो, उसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है? इसके अंदर ये दोनों चीजें फिक्स हैं। इसके अंदर ये दोनों चीजें बदल नहीं सकती, ध्यान रखना। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि RH इनकम्पैटिबिलिटी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, अच्छे से आप डिटेल में पढ़ोगे उन चीज को, कि मैंने आपको क्या बताया है कि सर गोल्डन कलर का एमनियोटिक फ्लूइड देखने को मिलता है। कि सर यहाँ पे क्या हो जाता है कि सर जो मदर होती है RH इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर वो नेगेटिव होती है। इस बात का खास ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम के अंदर कि RH इनकम्पैटिबिलिटी के अंदर मदर नेगेटिव होती है और फीटस जो होता है वो पॉजिटिव होता है। आगे बात समझ में? आपको बच्चे की तरफ जाना है। बच्चा हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो तो बच्चा है। क्योंकि वो तो बच्चा है, उसको अभी भारी ज्ञान नहीं है। इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर तीसरा पॉइंट क्या होगा, कि सर टोबैको जूस कलर आपको कहाँ देखने को मिलता है? कि सर टबैको जूस कलर का मतलब क्या होता है? जैसे गुटखा खाने वाले लोग जो होते हैं उनका जो पीक निकालते हैं, वो जो थूकते हैं, उस जो से कलर, जो जूसी कलर होता है, वो आपको कहाँ देखने को मिलता है? कि सर ये तो कहाँ देखने को मिलता है? कि सर जब फीटस की इंट्रा यूटेराइन डेथ हो जाती है, इंट्रा
यूटेराइन डेथ ऑफ फीटस, कि सर बच्चा जब माँ के पेट में अंदर ही मर जाता है, उस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? टबैको जूस कलर देखने को मिलता है। अगर ऐसा कलर देखने को मिलता है आपको, तो इसका मतलब कि बच्चा क्या हो चुका है? डेड हो चुका है पेट के अंदर ही। उस कंडीशन को कहते हैं टोबैको जूस कलर। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? कि सर एक कलर और होता है कि सर ग्रीनिश, कैसा होता है बच्चों, मैं आपको बताता हूँ। ग्रीनिश येलो कलर, ग्रीनिश येलो कलर, या फिर हम कह सकते हैं सैफरॉन कलर। सैफरॉन कलर की बात करें या फिर हम ग्रीनिश येलो कलर की बात करें, इन कंडीशन के अंदर पोस्ट टर्म डिलीवरी के अंदर देखा जाता है कि सर पोस्ट टर्म डिलीवरी के अंदर, पोस्ट टर्म डिलीवरी क्या होती है सर? पोस्ट टर्म डिलीवरी का मतलब क्या होता है? एक तो होता है प्री टर्म डिलीवरी, एक तो क्या होता है बच्चों? प्री टर्म होता है, एक होता है टर्म होता है, एक होता है पोस्ट टर्म होता है। इन तीनों बातों का मतलब आपको आना चाहिए। ये बेसिक चीजें हैं बच्चों। अगर ये बेसिक चीजें आपको नहीं आएंगी तो आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इन बेसिक चीजों का मतलब क्या है कि अगर बच्चे का जन्म 37 वीक के अंदर हो जाता है, या 35 वीक पे, 36 वीक पे, 30 वीक पे, 31 वीक पे, मतलब कि 37 वीक से पहले हो जाता है, उसको कहते हैं प्रीटर्म बेबी। क्या कहते हैं बच्चे को? प्रीटर्म डिलीवरी कहते हैं डिलीवरी को, और बेबी को क्या कहते हैं? प्रीटर्म बेबी कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? अगर मैं आपसे बात करूं सर, टर्म का मतलब क्या है कि सर 37 साल से 37 वीक से 42 वीक तक का अगर आपकी डिलीवरी होती है किसी फीमेल की, तो उसको कहते हैं टर्म डिलीवरी। और जो बच्चे को क्या कहेंगे? टर्म बेबी। क्या कहेंगे बच्चों? टर्म बेबी कहेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर 42 वीक के बाद अगर किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उसको कहते हैं प्री पोस्ट टर्म डिलीवरी। जिससे हमने कैसा कलर का देखने को मिल रहा है बच्चों? कैसा कलर देखने को मिल रहा है हमें? गोल्डन येलो कलर आपको देखने को मिल जाता है। आगे मेरी बात सुन में। और इस बच्चे को हम क्या कहेंगे? पोस्ट टर्म बेबी इसको कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम कहेंगे पोस्ट टर्म बेबी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यहाँ तक कि क्लास में किसी को कोई डाउट है? चलिए, अब जो मैं बात करूंगा आपसे, कुछ फंक्शंस की बात करेंगे कि फंक्शंस क्या होने वाले हैं। चलो, हेडिंग लिखेंगे कि फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। कि फंक्शंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड क्या हो सकते हैं? सबसे पहली जो हम बात करेंगे बच्चों, वो क्या करेंगे? देखो, इट इज डिस्टेंड द यूट्रस एंड गिव एनफ स्पेस, ऐसे लिखेंगे, एनफ स्पेस टू द fetus to grow and movement। इस बात का मतलब क्या है सर? कि इस बात का मतलब ये है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो एक कैविटी बनाता है, और कैविटी एक चौड़ी कैविटी बनाता है, जिसके अंदर क्या होता है? बच्चा आराम से खेल सकता है, ग्रो कर सकता है और मूवमेंट कर सकता है। आगे बात सुनिए, दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि दूसरा पॉइंट क्या होता है? इट एक्ट एज ए शॉक एब्जॉर्बर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शॉक एब्जॉर्बर का मतलब क्या है? देखो, अगर कोई महिला जो प्रेग्नेंट है, अगर वो पेट के बल गिर जाती है, सपोज दैट वो पेट के बल गिर जाती है, तो जो उसका प्रेशर होता है, जैसे प्रेशर होता है उसका, तो जो अंदर बच्चे पे ना पड़े, इसीलिए वो क्या करता है? एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। क्या करता है? शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। अगर कोई प्रेग्नेंट फीमेल गिर जाती है पेट के बल, तो उसको शॉक एब्जॉर्ब, इसका मतलब ये स्प्रिंग का काम करता है कि उसको वहां से चोट नहीं लगने देगा। जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है वो चोट नहीं लगने देगा। आगे बस में उस जो शॉक है, उसका जो हम कह सकते हैं जो चोट है उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे
it helps it it has to maintain टेम्परेचर ऑफ फीटस, कि भैया फीटस के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम कौन करता है, कि भैया कौन करता है, एमनियोटिक फ्लूइड करता है। एक नोट लिखेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड does not provide nutrition to the fetus। एक बात याद रख लेना बच्चों, कि कभी भी एमनियोटिक फ्लूइड उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पाता है, नहीं करवाता है। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है। यही क्वेश्चन आप एग्जाम में करके आओगे 100%, कि आपको ये क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल सही करके आना है। और इसका मतलब क्या होता है कि एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो न्यूट्रिशन कभी भी प्रोवाइड नहीं करवाता है फीटस को। और फीटस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है बच्चों? प्लेसेंटा करता है। कौन करता है? प्लेसेंटा करता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? समझ में आ रही है आप सभी को बात? क्या मेरी बात जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो समझ में आ गई? कि सर एमनियोटिक फ्लूइड कभी भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम नहीं करता है। और न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करवाता है बच्चों? कि सर प्लेसेंटा करवाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब मैं एक आपको बताता हूँ कि जब भी इसको यूएसजी के अंदर देखा जाता है, जब भी इसको यूएसजी के अंदर हम देखते हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी कंपार्टमेंट्स को हम देखते हैं। सबसे पहली बात करेंगे असेसमेंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। कि सर असेसमेंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड को कैसे करते हैं? कि जब भी असेसमेंट करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का, तो सबसे पहली जो चीज होती है, सबसे जो पहली चीज होती है वो क्या होती है? बाय एएफआई। बाय एएफआई। एएफआई का मतलब क्या है? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होती है। क्या होती है बच्चों? एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होती है। इसका मतलब क्या है? देखो, जो एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स होती है उसके अंदर क्या होता है, इसको कैसे करते हैं कि सर बाय यूएसजी के द्वारा करते हैं। जब भी हम असेसमेंट करते हैं एमनियोटिक फ्लूइड का तो बाय यूएसजी से करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी के साथ करते हैं। अगर आप एएफआई का मतलब निकालते हो तो एएफआई का मतलब क्या है देखेंगे यहाँ पे, कि सर मैं आपको अगर बात करता हूँ कि सर ए प्लस बी प्लस सी यहाँ पे क्या होता है कि सर ए प्लस बी प्लस सी एंड प्लस डी, चार कॉलम बनाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये हमारा क्या है, ये हमारा यूट्रस है। ये हमारा यूट्रस है, इसके अंदर चार कॉलम बनाए गए हैं। कि सर चार कॉलम ए बी सी और डी क्या बनाए गए हैं बच्चों? यहाँ पे चार कॉलम बनाए गए हैं। अब यहाँ पे छोटे छोटे पाउच को रखा गया है। कैसे कैसे इसका असेसमेंट करते हैं देखो। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं कि सर नॉर्मल जो एएफआई होता है, कि नॉर्मल जो एएफआई होता है वो कितना होता है, कि सर 5 to 24 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 5 to 24 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है बच्चों? 5 से लेके 24 सेंटीमीटर तक होता है। अगर मैं इसकी दूसरी बात करता हूं आपसे, कि सर एएफआई अगर क्या हुआ, कि सर ए अगर इफ एएफआई ऐसे लिखेंगे, इसको अलग पेन से लिखता हूं, कि सर इफ एएफआई, अगर सपोज दैट कि जो एएफआई है वो लेस देन 5 सेंटीमीटर है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे सर ओलिगो हाइड्रोमिनियोस। क्या कहेंगे? उस कंडीशन को कहेंगे ओलिगो हाइड्रोमिनियोस कहेंगे। अगर मैं आपसे बात करूं कि इफ एएफआई मोर देन 5 सेंटीमीटर है, सॉरी मोर देन 25 सेंटीमीटर है, मोर देन 25 सेंटीमीटर है, तो उस कंडीशन को कहेंगे पॉली हाइड्रोमिनियोस। क्या कहेंगे बच्चों? उस कंडीशन को कहेंगे पॉलीहाइड्रोमिनियोस। क्या मेरी बात समझ में आई है? कि अगर मैं आपसे यहाँ पे छोटे छोटे पाउच बने हुए होते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि बच्चों छोटे छोटे पाउच हम देखते हैं, छोटे छोटे पाउच यहाँ पे बने हुए होते हैं, उस कंडीशन को हमें यहाँ पे देखना
होता है। जब यूएसजी करते हैं, जो डॉक्टर होता है वो यूएसजी करता है। जब यूएसजी के अंदर आपको क्या देखते हैं कि जब असेसमेंट करते हैं इम्यूनिटी फ्लूइड का, तो हमें ओलिगो और पॉली का पता लगाने के लिए कि अगर नॉर्मल एएफआई का मतलब क्या है कि अगर नॉर्मल एम्यूनिटिक फ्लूइड जो इंडेक्स कहती है कि सर 5 से 24 होना चाहिए, अगर ये 5 से कम होता है तो उसको कहते हैं ओलिगोहेटेरोमिनियास, अगर 24 से ज्यादा होता है या 25 से ज्यादा होता है तो उसको कहते हैं पॉलीहाइड्रोमिनियास। आपको मेरी बात समझ में आई कि सर नॉर्मल एएफआई का मतलब मैंने आपको बताया कि सर एक इंडेक्स का देखा जाता है कि चारों चैम्बर्स का अलग अलग देखते हैं, अगर किसी भी एएफआई का ज्यादा आता है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉली और ओलिगो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। एक तो कंडीशन ये होती है। अगर दूसरी कंडीशन की मैं आपसे बात करूं तो दूसरी कंडीशन कौन सी होती है कि सर एक कंडीशन और होती है, बाय द डेप्थ ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पॉकेट, बाय द डेप्थ ऑफ सिंगल लार्जेस्ट पॉकेट, एसएलपी हम कह सकते हैं कि एसएलपी सिंगल लार्जेस्ट पॉकेट। अब इसमें देखा जाता है कि एक पॉकेट को देखा जाता है, चार पॉकेट है तो चार पॉकेट के अंदर हम क्या करते हैं, एक सिंगल लार्जेस्ट पॉकेट को हम देखते हैं, बड़ी वाली पॉकेट को हम देखते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी है। तो नॉर्मल जो होती है इसकी, जो नॉर्मल जो एसएलपी होती है या सिंगल लार्जेस्ट पॉकेट होती है, वो 2 to 8 सेंटीमीटर की आपकी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए बच्चों? 2 से 8 सेंटीमीटर की आपकी वो होनी चाहिए। अगर वो अगर वो डेप्थ जो है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर है तो उसको आप बोलेंगे ओलिगो हाइड्रोमिनियोस। ठीक है। अगर इफ डेप्थ अगर 20 सेंटीमीटर, सॉरी 8 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोमिनियोस। क्या बोलेंगे उसको? सिर्फ पॉलीहाइड्रोमिनियोस उसका नाम हम देंगे। क्या मेरी बात आपको सबको समझ में आई बच्चों यहाँ तक की? तो यहाँ तक की क्लास में किसी को डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है, सपोर्टिव नंबर्स पे हमारा पूछ सकता है, कहीं पे भी आप पूछ सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। और पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। अगर क्लास पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि हमें और आपको दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे और आप इसी तरह और हम इसी तरह आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें और बढ़ते रहें।